हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्लास में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने RLVP और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका थर्ड पार्ट उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो मैंने कल भी बोला था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था वैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो क्या होता है लिखेंगे सभी, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर at which the temperature at which the vapor pressure of solid become equal to its external atmospheric pressure. The temperature at which the vapor pressure of solid become equal to its external atmospheric pressure. तो at freezing point आगे लाइन से लिखेंगे at freezing point solid phase and liquid phase are in equilibrium. At freezing point solid phase and liquid phase are in equilibrium. तो जो भी आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें जो भी सॉलिड फेज और लिक्विड फेज होते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है तो इसके बीच में सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा कब? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर। फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड सॉलिड में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो हमने देखा था उसका वेपर प्रेशर क्या होता था? कम होता था। और अगर उसका वेपर प्रेशर कम होता था तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, क्योंकि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहां पे जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा? उसका वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा। और ये जो लिखेंगे सभी, और व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, when a non-volatile solute is added to a pure solvent, when a non-volatile solid is added to a pure solvent, then its freezing point decrease. Then its freezing point decrease, and this decrease in the freezing point of solution
and this decrease in the freezing point of solution is known as diffraction in freezing point. diffraction in freezing point. तो जब आपने किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर क्या ऐड किया भाई, जब आपने किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो रहा है इसी को डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे TF नॉट माइनस TF, दिस इज द डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक इसके बराबर होता है डेल्टा TF। दिस TF क्या है मेरे पास, TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जहां पे भी नॉट लग जाता है वही प्योर का होता है। तो TF नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। और ये जो डिफरेंस है किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को बोला जाता है डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF क्या है मेरे पास, डेल्टा TF इज डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये मेरा पहला फॉर्मूला बन गया। सेकंड, जैसा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था वैसा ही सेम फॉर्मूला है यहां पे। तो सेकंड क्या है मेरे पास, दिस डिफ्रेक्शन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और दिस डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है जिससे अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वेयर KF क्या है मेरे पास, व्हाट इज KF, KF इज मोलर डिफ्रेक्शन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आपके पास 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये भी आपको ध्यान रखनी है भाई, ये भी आपको ध्यान रखनी है, 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए ये वैल्यू आपको नहीं गिवन है, आपसे ये वैल्यू कैलकुलेट कराएगा। तो जैसे हमने केवी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिखा था, सेम यहाँ पे केएफ को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है R इंटू TF नॉट का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होता है आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? क्या कोई मुझे बता सकता है? डेल्टा एच फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बीच में क्या रिलेशन होगा? कल यही चीज हमने मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए भी करा था। क्या मुझे कोई बता सकता है?
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? बताइए भाई। मैंने कल भी बताया था ये पर मोल के लिए डिफाइन होता है। एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए उसको बोला जाएगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन, और ये पर ग्राम के लिए डिफाइन होता है। तो अगर मैं क्या कर दूं इसको, डेल्टा फ्यूजन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट्स, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा एच फ्यूजन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बन जाएगा आपके पास, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलर हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर है सबको? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट हम प्रॉब्लम करते हैं, इसमें प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर है सबको? है भाई, आवाज आ रही है सबको? अरे भाई कोई तो बोलो कुछ। ठीक है, चलो फिर लिखो प्रॉब्लम। फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द freezing point of solution obtained by mixing 18 gram of glucose in 90 gram of water, 18 gram of glucose in 90 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को आपने 90 ग्राम ऑफ वाटर में जब आपने ऐड किया तो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपसे देखिए बहुत सारे बच्चे डेल्टा टी एफ और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को एक ही चीज मान लेते हैं। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द डिफरेंस ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपसे क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस वन टीएफ। ठीक है, क्लियर है सबको? और टीएफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये आंसर है हमेशा आपके पास, जब भी आप सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करेंगे वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। कितना आंसर आ गया, -2.06। हाँ बहुत बढ़िया, -2.06, वेरी गुड। बाकी लोग भी कैलकुलेट करेंगे जल्दी से। तो भाई आपके पास क्या क्या गिवन है बताएंगे मुझे। आपको गिवन है 18 ग्राम ग्लूकोज, इन 90 ग्राम ऑफ वाटर में आपने इसको डिजोल्व किया, तो आपसे पूछ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है सबको?
और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ये कितना है भाई आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा। कई बार क्या होगा ये आपको प्रॉब्लम में नहीं गिवन होगा तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला है अपने पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम और डेल्टा टी एफ को क्या लिखूंगा भाई मैं टी एफ नॉट माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। टी एफ नॉट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और सॉल्वेंट कौन है अपना वाटर। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी का कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको फाइंड आउट करना है। टी एफ इज इक्वल टू के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86 इंटू मोलैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट के मोल गिवन है आपको सॉरी वेट गिवन है 18 इसका मोलर मास होता है 180 डिवाइडेड बाय आपके पास सॉल्वेंट का मास गिवन है आपको 90 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया भाई आपके पास टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 10। तो ये आपके पास क्या बन गया इस पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल इस जीरो से ये कैंसिल। तो आपके पास क्या रह गया भाई यहाँ पे क्या गया भाई आपके पास इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जब आप इसको करेंगे तो ये आ गया आपके पास कितना जाएगा 2.06 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन में आंसर पूछा होगा तो 273 में से इसको माइनस कर देंगे तो टी एफ इज इक्वल टू माइनस 2.06 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में पूछा है तो 273 में से इसको माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर है सबको ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -2.06 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है इसको कॉपी करिए फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी। इफ 2.5 ग्राम इफ 2.5 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल if 2.5 ग्राम of ethylene glycol is added to 20 gram of water then find the freezing point of solution और आपको Kf की वैल्यू कितनी गिवन है ये वाली डिफ्रेंशियल इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू गिवन है आपको 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो जल्दी से फाइंड आउट करेंगे सर। करिए भाई जल्दी से। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता है सबको CH2 OH CH2 आंसर क्या आएगा
OH। आंसर आ जाएगा आपके पास -3.75 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, ऐसा ही आंसर आना चाहिए कुछ। इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास होगा भाई आपके पास 62। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, और TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू KF इंटू M, तो 0 माइनस TF इज इक्वल टू KF 1.86 इंटू कितना ग्राम सॉल्यूट गिवन है भाई आपको बताएगा मुझे कोई, 2.5, क्या 2.5 है भाई, 2.5, और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 62। कितने ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, अभी कितना ग्राम सॉल्वेंट है आपके पास, 20। ठीक है, माइनस कितना आ गया, 3.75, ये आ जाएगा -3.75 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर है सबको, कैलकुलेट करो इसको जल्दी से और आपके पास आंसर इधर आ जाएगा। क्लियर है, करो जल्दी से कैलकुलेशन, जल्दी से करेंगे सभी। ठीक है, तो आंसर कितना आना चाहिए भाई, -3.75 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतने फास्ट आप लोग पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। और ऑस्मोसिस से भी पहले आप लोगों ने एक और टर्म पढ़ी होगी 11th गैसियस स्टेट के अंदर, क्या भाई, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। तो ऑस्मोसिस को समझने से पहले अपने को डिफ्यूजन पता होना चाहिए। पढ़ा है भाई आप लोगों ने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन गैसियस स्टेट के अंदर। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं गैसियस स्टेट की बात करता हूं पहले। मान लीजिए एक मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें मैंने एक साइड से HCl को छोड़ा और दूसरी साइड से NH3 को छोड़ा, तो क्या हो जाएगा, HCl का नेचर एसिड नेचर होता है और अमोनिया NH3 बेसिक नेचर का होता है। तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के जाने दुश्मन है, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। तो जब वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, व्हाइट कलर के फ्यूम प्रोड्यूस करेंगे। इसको आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में और ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आप दो चीजों को क्या करा रहे हैं, इंटरमिक्स करा रहे हैं। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस या इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज। अब हम बात करते हैं, ये तो था आपके पास गैसियस के लिए। अगर मेरे पास
सॉल्यूशन की बात करूं, क्योंकि हमारा चैप्टर सॉल्यूशन चल रहा है। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने कोई एक मेम्ब्रेन ले लिया। क्या ले लिया भाई हमने? मेम्ब्रेन। ये कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं है। और इधर मैंने इसमें सॉल्यूशन फर्स्ट भर दिया जिसकी कंसंट्रेशन है C1, और इधर मैंने सॉल्यूशन C2 भर दिया जिसकी कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन 2 भर दिया जिसकी कंसंट्रेशन है C2, और आपको गिवन है C1 इज ग्रेटर देन C2। आपसे बोल रहा है C1 इज ग्रेटर देन C2। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो सॉल्यूट किस साइड एक्सेस में होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कौन सी वाली साइड में एक्सेस में होगा, क्या मुझे बता सकते हैं? है भाई, सॉल्यूट कौन सी साइड में एक्सेस में होगा, कोई बता सकता है मुझे? अरे भाई C1 इज ग्रेटर देन C2, तो इसका मतलब क्या हो गया? इस साइड आपका सॉल्यूट एक्सेस में है, मतलब सॉल्यूट कहां पे एक्सेस में है? सॉल्यूशन 1 में। और अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्वेंट किस साइड एक्सेस में है? सॉल्वेंट किस साइड एक्सेस में होंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, इस साइड, क्योंकि C2 का कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो मतलब यहाँ पे सॉल्यूट बहुत कम ऐड हुआ है, तो इसलिए जो सॉल्वेंट एक्सेस में होंगे वो किस सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन 2 के अंदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूट का मूवमेंट किस साइड से किस साइड होगा? सॉल्यूट का मूवमेंट होगा C1 से C2 साइड। सॉल्यूट कौन सी साइड से मूव करेगा भाई? सॉल्यूट मूव करेगा आपका C1 से C2 की तरफ। और अगर सॉल्वेंट की मूवमेंट की बात करें तो सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा? सॉल्वेंट आपका मूव करेगा C2 से C1 की तरफ। ये कब तक चलता रहेगा भाई मूवमेंट? ये मूवमेंट C2 से C1 या C1 से C2 कब तक चलता रहेगा? जब तक कंसंट्रेशन दोनों साइड क्या हो जाए? दोनों साइड क्या हो जाए भाई? इक्वल। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी, यहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट इस साइड और यहां से सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मूवमेंट इस साइड। ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। जैसे दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या C2 से C1 की तरफ भी मूव करेंगे? क्या C1 से C2 की तरफ नहीं जा सकते? क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सिर्फ C2 से C1 में ही जाएंगे या C1 से C2 में भी जा सकते हैं? अरे भाई बताओ कोई, तो मेरा क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? मैंने लिखा है कि सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल है वो C2 से C1 में जा रहे हैं। क्या C1 वाले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल C2 में जा सकते हैं? यस सर, जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। इसने ऐसा कोई पुण्य नहीं किया है और इसने भी ऐसा कोई पाप नहीं किया है कि यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं जाए। लेकिन अगर हम नेट मूवमेंट की बात करें, तो नेट मूवमेंट कहां से कहां पे होगी? यहां से C2 से C1 में। अगर मान लीजिए C2 से 200 मॉलिक्यूल इधर जा रहे होंगे तो यहां से 10 मॉलिक्यूल तो इधर जरूर जाएंगे, 10 मॉलिक्यूल तो C1 से भी C2 में जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की।
क्या होता है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन था हमारा कोई स्पेशल मेम्ब्रेन नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लेंगे दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही अपने में से जाने देता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अपने में से नहीं जाने देता है। मान लीजिए दिस इज माय सॉल्यूशन 1 जिसका कंसंट्रेशन क्या था C1, दिस इज माय सॉल्यूशन 2 जिसका कंसंट्रेशन क्या था C2, और कंडीशन मैंने अभी भी गिवन है C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 क्या है मेरे पास ग्रेटर देन C2। तो अब मैं आप लोगों से यहां पे पूछ रहा हूं, क्या यहां से C1 में से सॉल्यूट के पार्टिकल C2 में जा सकते हैं भाई? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? नहीं जा सकते। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम ही क्या होता है, ये सिर्फ अपने में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही पास करने देगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को पास करने नहीं देगा। इसने क्या है भाई, यहाँ पे राम राज्य स्थापित कर रखा है। राम राज्य से क्या मतलब है मेरा, आप लोगों ने देखा होगा, रामायण देखते होंगे आप लोग, उसमें एक लाइन बोली जाती है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इसने भी वही काम यहाँ पे कर रखा है कि ये अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करने देगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास करने देगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल पास नहीं हो पाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि C1 से C2 में क्या सॉल्यूट मॉलिक्यूल जाएंगे, अब बिल्कुल नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे भाई। अब क्या होगा, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव होंगे, कहां से, C2 से C1 में। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही पास करने देता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने में से पास नहीं होने देगा। ये एक स्पेशल मेम्ब्रेन होता है। जैसे आप लोगों ने घर में भाई आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस पानी पीते हैं आप लोग, फिल्टर, तो वो भी क्या है, उसमें भी एक ऐसा मेम्ब्रेन लगा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है। वो मेम्ब्रेन क्या करता है, अपने में से डस्ट पार्टिकल और जो इम्प्योरिटी जो भी पानी में होती है उनको अपने में से पास नहीं होने देता है। तभी आप जो पानी है बोलते हैं बिल्कुल प्योर पानी है, मतलब उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल को अपने में से ये जाने नहीं देता है। तो यही चीज है यहाँ पे, SPM का क्या काम है कि ये अपने में से सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करता है जाने के लिए, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को अपने में से नहीं जाने देता है। तो लिखेंगे सबसे पहले व्हाट इज SPM, सभी टर्म को हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। तो SPM क्या होता है भाई, SPM इज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता क्या, लिखेंगे इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, इट इज ए special type of membrane which only allow the movement of only solvent particle. It is a special type of membrane which only allow the movement of only solvent molecule. एग्जाम्पल है भाई, अगर आपके पास अगर नेचुरल की बात करें तो एनिमल मेम्ब्रेन, और अगर आर्टिफिशियल की बात करें तो कॉपर फेरोसाइनाइड, आर्टिफिशियल में अगर देखें तो कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये पूछा गया एक बार एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है।
तो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन कौन है अपने पास? कॉपर फेरोसाइनाइड। क्लियर है सबको? अब ऑस्मोसिस क्या होता है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? तो लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? लिखेंगे नेट स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब अपने आप, बिना रुकावट के। नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent particle, net spontaneous movement of solvent particle from solvent side to solution side, solvent side to solution side, or from solution of low concentration, to the solution of high concentration. Net spontaneous movement of solvent particle from solvent side to solution side, or from solution of low concentration to solution of high concentration is known as osmosis. क्या बोला जाएगा इसको? ऑस्मोसिस। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूव करने को ऑस्मोसिस बोला जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अभी हम ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी जो टर्म इसमें इंक्लूड है सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर आएंगे। तो नेक्स्ट है भैया अपने पास डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है? जो आपका डिफ्यूजन होता है, दिस डिफ्यूजन is applicable for solid, liquid as well as gases. लिक्विड और गैसेस का तो मैंने आपको यहां पे बताया। इसी तरह सॉलिड में जो आपके पास आइसोटोप होते हैं, उस आइसोटोप के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए भी आप डिफ्यूजन मेथड को यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे डिफ्यूजन में, इट इज एप्लीकेबल for solid, liquid and gases। ये सॉलिड के लिए भी एप्लीकेबल होता है, लिक्विड के लिए भी एप्लीकेबल होता है और गैसेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है। और ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशन। सेकंड पॉइंट भाई आप लोगों ने क्या देखा? यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे सभी डिफ्यूजन के अंदर, नो रोल ऑफ एसपीएम। और ऑस्मोसिस में लिखेंगे cannot possible without SPM। ठीक है, cannot possible without SPM। और क्या देखा आपने?
जो आपके पास डिफ्यूजन था उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा था, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट हो रहा था। मतलब जो आपका डिफ्यूजन है उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल का मूवमेंट होगा, और जो ऑस्मोसिस है उसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। और ऑस्मोसिस में क्या लिखेंगे भाई, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपके पास डिफ्यूजन जो है इसको ना तो आप स्टॉप कर सकते हैं ना ही रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस को आप स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, और जो प्रेशर इसको स्टॉप करने के लिए अप्लाई किया जाता है उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप as well as reverse. Diffusion cannot be stopped as well as reverse. और osmosis can be stopped as well as reverse. osmosis को आप स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अब भाई आप लोगों ने लैब के अंदर भी एक्सपेरिमेंट किया होगा और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एक्सपेरिमेंट बना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक देखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कोई कंटेनर है और इसमें मैंने क्या करा, फनल तो सबने देखा होगा, इसमें मैंने फनल को उल्टा करके डीप कर दिया और इसका जो बॉटम था उसको काट के उसको मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे एसपीएम लगा दिया मैंने। ये था हमारा, दिस इज अवर सॉल्यूशन 1 जिसका कंसंट्रेशन है C1, और इसको मैंने यहां पे इस कंटेनर के अंदर कोई एक दूसरा सॉल्यूशन पड़ा हुआ था, जिसकी कंसंट्रेशन थी C2, और मैंने अभी बोला था आपको C1 इज ग्रेटर देन C2, ये कंडीशन है आपकी, C1 इज ग्रेटर देन C2। तो अब क्या होगा आपके पास कि जैसे जैसे ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा, जैसे जैसे, अच्छा मान लीजिए मैंने यहां पे जो प्रेशर था इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया A, ठीक है, यहां तक भरा हुआ था इस सॉल्यूशन से, और इस पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया A, ठीक है। अब जैसे ही ऑस्मोसिस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो आपके पास मूवमेंट होगा कहां से, जिस सॉल्यूशन का लो कंसंट्रेशन होगा लो से हाई की तरफ, तो लो कंसंट्रेशन किसका है, सॉल्यूशन 2 का, तो इसके पार्टिकल क्या करेंगे, एसपीएम में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पे ये जो आपके पास सॉल्यूशन था यहां तक भरा हुआ था, इसका भी लेवल बढ़ जाएगा, मान लीजिए यहां तक चला गया, ये था मेरा ए पॉइंट, ये था मेरा बी पॉइंट,
और मान लीजिए ये जो हाइट है दिस इज h। अब जब ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था तो इस ए पॉइंट के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा था भाई? व्हाट इज द प्रेशर एट ए पॉइंट? जब कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था तो इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था। कौन सा प्रेशर लग रहा था भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब आपका ऑस्मोसिस यहां पे स्टार्ट होगी, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इस एसपीएम में से जैसे ही पास करे तो इस सॉल्यूशन का लेवल HI तक बढ़ गया। और मान लीजिए इसकी डेंसिटी गिवन है आपको रो। तो अब इस ए पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो कौन सा प्रेशर होगा? कोई बता सकता है मुझे? नो, व्हाट इज द प्रेशर एट दिस ए पॉइंट? अभी अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही, और साथ में कौन सा जो इसके ऊपर वाला है? रो Hg। तो अब इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्लस रो Hg। रो इज द डेंसिटी, h इज द हाइट और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे अब जो प्रेशर आपको मिलेगा वो एटमॉस्फेरिक प्लस रो Hg। क्लियर है सबको? तो ये आपके पास ये वाला फिगर आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिलेगा, देखना इसको। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ये जो आपके पास यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रही है, अगर हम इसको स्टॉप करने के लिए मान लीजिए मुझे इसको यहीं पे स्टॉप कर देना है, इस बी पॉइंट से थोड़ा नीचे स्टॉप कर देना है, तो इसको स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। तो लिखेंगे सभी डिफाइन करके व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब हम आए अपने ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर। तो क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? लिखेंगे सभी प्रेशर रिक्वायर टू स्टॉप the movement of solvent molecule. Pressure required to stop the movement of solvent molecule from dilute solution to concentrated solution, from dilute solution to concentrated solution through the semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane is called osmotic pressure, is called osmotic pressure। ये जो आपके पास सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का मूवमेंट डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हो रहा था, इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो हम प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करते हैं उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई, इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किससे डिनोट किया जाता है? पाई से। अब हमारे पास एक इक्वेशन है पाई v इज इक्वल टू nRT और पाई इज इक्वल टू n over v into RT, and n over v number of mole present in 1 liter of solution. This term is known as concentration molarity. तो यहां से क्या बन गया मेरे पास? पाई इज इक्वल टू CRT। पाई किसके इक्वल हो गया? CRT। तो पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C concentration of solution, R universal gas constant and T is temperature। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं पाई क्या है मेरे पास? पाई है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, C is concentration of solution, R is universal gas constant and T is temperature in
केल्विन के। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी लेंगे 0.08, कितना लेंगे 0.08 लीटर एटीएम मोल केल्विन। 0.0821 होती है, आप अप्रोक्सीमेट 0.08 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है सबको? तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाई हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं? तो यहाँ पे सॉल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं भाई? 3 टाइप्स। तो नेक्स्ट हेडिंग है भाई अपने पास सभी डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ लिखेंगे यहां पे सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे पहले होता है भाई अपने पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मीनिंग क्या होता है भाई? सेम। आइसो का मीनिंग क्या होता है? सेम। तो लिखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हैव सेम कंसंट्रेशन ठीक है, a solution having same osmotic pressure and hence having same concentration। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा? इक्वल। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, फर्स्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर है मान लीजिए π1 और सेकंड का ऑस्मोटिक प्रेशर है मान लीजिए π2 और दोनों क्या है? बोथ आर आइसोटोनिक विद ईच अदर। तो क्या हो जाएगा? π1 इज इक्वल टू π2 और अगर π1 इज इक्वल टू π2 है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा? अपने पास क्या होता है? पाई इज इक्वल टू CRT, टेम्परेचर कांस्टेंट, RV यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो अपने पास क्या बचा यहाँ पे? वेरिएबल C। तो इसका मतलब C1 इज इक्वल टू C2। अब यहाँ पे भी 3 फॉर्मूले बनने वाले हैं आपके पास। आपकी बुक में लिखा होता है सिर्फ C1 इक्वल टू C2। ये कब? when both are नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड, C1 इज इक्वल टू IC2। इसका मतलब एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। थर्ड फॉर्मूला है यहाँ पे IC1 इज इक्वल टू IC2 और ये कब अप्लाई करेंगे? when both are electrolyte। आइए यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट टॉपिक है हमारे पास। आई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो C1 इक्वल टू C2। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? The component which does not dissociate into their component ion, जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो ये कैसे है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? The substance which dissociate into their component ion, जैसे HCl डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? H प्लस Cl नेगेटिव। NaCl डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर है सबको? सेकंड है भाई अपने पास
हाइपोटोनिक। और थर्ड होता है अपने पास हाइपरटोनिक। अब हाइपो का मीनिंग होता है लेस। हाइपर बोलते हैं भाई हाइपर टेंशन होगी बहुत ज्यादा। हाइपर, हाइपर का मीनिंग होता है एक्सेस में या मोर, ठीक है, लेस, ठीक है। और हाइपर का मीनिंग होता है ग्रेटर या एक्सेस। कई बार बोलते हैं हाइपर टेंशन हो गया। तो हाइपो का मीनिंग क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखेंगे सभी, सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक्सेस की जगह आप हाई करिएगा। सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसमें हाइपोटोनिक का मतलब क्या है, हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लीजिए अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है मान लीजिए पाई 1 और ये है आपके पास पाई 2। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, यहां से पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1, पाई 2 इज ग्रेटर देन पाई 1। और अगर कंसंट्रेशन की टर्म में बात करूं तो पाई 2 मतलब C2 इज ग्रेटर देन C1, C2 इज ग्रेटर देन C1। तो ये आपके पास बन जाएगा इधर, इसको कॉपी करिए, फिर अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें कुछ एक प्रॉब्लम करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में। लिखेंगे कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, calculate the osmotic pressure of following, calculate the osmotic pressure of following। फर्स्ट है 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, 0.2 मोलर ग्लूकोज solution at 300 Kelvin। सेकेंड है 30% WIW, 30% weight by volume, 30% weight by volume यूरिया सॉल्यूशन at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। करो जल्दी से कैलकुलेट, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है आपको।
फर्स्ट में क्या आंसर आ गया भाई? 4.8। तो कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो यहाँ पे C की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। C कितना गिवन है आपको? 0.2 मोलर। तो 0.2 इंटू R की वैल्यू मैंने बोला था 0.08 इंटू 300। तो ये पॉइंट से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये आ गया आपके पास कितना भाई? 4.8 926। 9 9 कैसे? अरे सर मैंने वो 0.0821 ली है आज की वैल्यू। इसकी कितना आज है? की वैल्यू 0.0821 ली है मैंने। अच्छा अच्छा, तो कितना आंसर आया भाई आप लोगों का? 4.9। 4.9। ठीक है। हाँ, अगर आपने 0.821 लिया होगा तो 4.9 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे वाले का? अगले वाले का 205.25। वाह, कैसे कर लिया भाई आपने? C की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट करी? सर ये वेट बाय वॉल्यूम है ना, तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 अपॉन हाँ मोलैरिटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला बताया पहले, मतलब आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कितनी आई? सर 5। हाँ ठीक है, 5। बाद में ये पाई इज इक्वल टू सीआरटी। तो टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन स्केल। फिजिकल केमिस्ट्री में 500 केल्विन हो जाएगा ना। हाँ 500 केल्विन हो जाएगा। हाँ तो कितना आ गया? तो 205.25 आया है, पता नहीं। 205। कैलकुलेशन करो ठीक से। बाकी लोग भी, बाकी लोग बताइए कितना आया? सर 160 आएगा क्या? 168। 160 सर। 160 ठीक है, 160 राइट। देखो सबसे पहले मोलैरिटी 30% W/V का मतलब क्या है? 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर मतलब मोलैरिटी। तो ये आ गया मेरे पास M की वैल्यू या C की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5। तो पाई इज इक्वल टू CRT। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई इज इक्वल टू C की वैल्यू आ गई 5 इंटू 0.08 इंटू T की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 127 प्लस 273। दिस टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन स्केल। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेम्परेचर को केल्विन में ही रखें। यहाँ पे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में जहां भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, टेम्परेचर को केल्विन स्केल में रखें। तो ये आ गया आपके पास कितना? 127 प्लस 273 500। तो ये क्या हो गया भाई? इससे ये गायब हो गया और ये आ गया आपके पास, सिर्फ 500 नहीं 400 आएगा। सॉरी 400। तो ये आ गया मेरे पास 160। ठीक है 160 है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और लिखेंगे सभी, लिखिए भाई सभी जल्दी से। A solution contain 10 gram. A solution contain 10 gram per decimeter cube. 10 gram per decimeter cube of urea is isotonic with 5% solution of a non-volatile solute. 5% solution of a non-volatile solute. Calculate the molecular mass of this non-volatile solute. Calculate the molecular mass of this non-volatile solute.
तो करेंगे सभी जल्दी से कैलकुलेट और बताइए मुझे। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो आइसोटोनिक मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब आपको जो भी गिवन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, आपको परसेंटेज गिवन है भाई कितना, 5% सॉल्यूशन। ये जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है इसका आपको गिवन है 5%। 5% का मतलब क्या हो गया, ये आपके पास 5 ग्राम सॉल्यूट हो गया, 95 ग्राम सॉल्वेंट हो गया। अब आपको बोला है, क्या बोला है भाई, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो आपको गिवन है इसका क्या, 10 ग्राम। तो वेट बाय मोल, वेट बाय मोलर मास 60 इंटू 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब वही आ जाएगा अपने पास। अब देखिए टेम्परेचर और आर, ये आ जाएगा आपके पास C1 RT इज इक्वल टू C2 RT। तो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आने वाला। टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो C1 इक्वल टू C2। तो C1 आपको गिवन है 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूरिया, तो 10 बाय 60 इसके मोल, और कितने में, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब 1 लीटर में। तो ये क्या की इसकी मोलैरिटी, 10 बाय 60 इंटू 1 मतलब ये क्या हो गया, इसकी मोलैरिटी आ गई, कंसंट्रेशन आ गई, इक्वल टू C2। C2 मतलब नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर, तो 5 ग्राम। अब मोलर मास अपने को पता नहीं है, वही अपने को फाइंड आउट करना है, कितने में प्रेजेंट है, 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो करिए इसको कैलकुलेट, ये कितना आ जाएगा आपके पास, यहां से मोलर मास कैलकुलेट करिए, मुझे सभी बताइए कितना। ये आ गया 1/6, और अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 1/6 इज इक्वल टू 5/m इंटू 95 इंटू दिस वन। तो ये आ गया मेरे पास मोलर मास इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 95। तो इसको m को कैलकुलेट करिए कितना आ गया, मुझे भी बताओ जल्दी से। व्हाट इज मोलर मास, कैलकुलेट करिए जल्दी से। आया भी किसी का, आया किसी का आंसर 3, कितना आ गया भाई, 315.78। 315.78 ग्राम। ठीक है, यही आया भाई सबका। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट एक और लिखेंगे जल्दी से, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। केन शुगर अपना क्या होता है, सुक्रोज, C12H22O11 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसका। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। जरूर जल्दी से कैलकुलेट करो और बताइए मुझे क्या आंसर आए।